Good morning, students. This is the lecture number 23, and we will discuss in this lecture फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन किस तरह से होता है, सबसे टफ टॉपिक है फॉर द स्टूडेंट्स, और जिसको समझ में आ गया उसके लिए बहुत इजी भी है। तो मेन चीज़ है कि बेसिक्स जो है इसके समझना और किस तरह से क्वेश्चन की पहचान करनी है, ये आप लोग देखेंगे। तो मेन इसमें यही है, क्वेश्चन की पहचान करना, कौन सी आइडेंटिटी इसमें लगेगी कौन सी नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to learn all the identities very carefully with zero error with sign, यानी साइन की जीरो एरर होनी चाहिए, साइन का जरा सा भी डिफरेंस कहीं पे भी ना आए। तो ये मेन चीज़ है, क्योंकि आइडेंटिटीज लर्न हो जाती हैं कि पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, कहीं पे भी तुम्हारा हो जाता है। तो मेन चीज़ है साइन और आइडेंटिटीज, कहाँ पे कौन सा पैराग्राफ आ रहा है कौन सा नहीं। तो ये चीज़ें आपको कौन सा ब्रैकेट आ रहा है किस तरह से, तो ये चीज़ आपको देखनी है। तो सबसे पहले जो मैंने अपनी तरफ से रूल निकाल रखे फैक्टराइजेशन के, ताकि बच्चों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत ना हो। अगर इस रूल को फॉलो करोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा, और वर्क करना है इससे। तो फैक्टराइजेशन करने के मैंने 3 रूल निकाल रखे हैं। पहला रूल है टेकिंग कॉमन, यानी कि अगर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बिल्कुल जैसे क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है फैक्टराइज, क्वेश्चन सामने है, तो सबसे पहले कॉमन लेने की कोशिश करो, अगर उसमें से कॉमन आ रहा है तो टेकिंग कॉमन। ठीक है, कॉमन कैसे लेते हैं चलो वो बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले है कॉमन लेना तुम्हारा। अगर कहीं पे भी कॉमन नहीं आ रहा, सारे टर्म्स में से या कुछ भी टर्म्स से कॉमन नहीं आ रहा, दूसरे नंबर पर आती है आइडेंटिटीज रिकॉग्निशन। ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी की पहचान करनी है, कौन सी आइडेंटिटी हम इसमें लगा सकते हैं। ठीक, थर्ड वाला है, अगर ये भी नहीं चला, कॉमन भी नहीं आ रहा, आइडेंटिटी भी नहीं लग रही है कोई भी, तो थर्ड नंबर पे क्या आता है, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक, इस और भी ज़्यादा डिग्री के पॉलिनोमियल्स है, उनको देख लो वो आ रहे नहीं आ रहे। ठीक है, तो उनकी हेल्प से, अब जैसे सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है, तो इसका फैक्टराइजेशन मैंने बता रखा है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, या एक फैक्टर थ्योरम से बताया था, या तीसरा मेथड है रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है तो चाहे तो फैक्टर थ्योरम से कर लेना, चाहे आप लोग रिमाइंडर थ्योरम से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल है टेकिंग कॉमन। कॉमन का क्या रूल है, कॉमन कैसे लेते हैं, देखो जरा कॉमन पे चलते हैं, कॉमन की बात करते हैं। तो सबसे पहला रूल है टेकिंग कॉमन। तो कॉमन में क्या है, सपोज दैट 2 टर्म है हमारे पास, एक टर्म ये होगी एक टर्म ये होगी। ठीक है, तो 2 टर्म हो गई हमारे पास, एक ये होगी और एक ये होगी। तो इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लो। जैसे सपोज दैट यहाँ लिखा हुआ 3x 2x स्क्वायर वाई, यहाँ पे लिखा हुआ 4x, तो हमें दिख रहा है दोनों में से कॉमन है। क्या कॉमन है, 2 और x कॉमन है, तो क्या बचेगा, यहाँ पे x y बच जाएगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो ये इसका फैक्टर हो गया। क्लियर। तो अगर 2 टर्म में से कॉमन आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा तो अगले वाले पॉइंट पे बढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर पे अगर 3 टर्म हो तो तीनों में से कॉमन लेने की कोशिश करो। ठीक है, सपोज दैट यहाँ लिखा हुआ 3x स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ 2x, यहाँ पे लिखा हुआ 5x क्यूब। तो हमने देखा तीनों टर्म्स में से x कॉमन है, तो क्या बचेगा 3x + 2 + 5x स्क्वायर। क्लियर ना। उसके बाद इसको भी फिर चेक कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है 5x स्क्वायर + 3x + 2। उसके बाद की बात है, मेन चीज़ है कि पहले कॉमन आ गया हमारा। ठीक है, तो इस तरह तीनों में से कॉमन हम ले लेंगे। नेक्स्ट जो आएगा हमारा, अगर टर्म्स होती हैं 4 टोटल, 1 2 3 4, तो कोशिश कर लो कि चारों में से ले लो कॉमन, या फिर इन 2 में से ले लो, इन 2 में से ले लो, या फिर तरीका ये है कि इनको अदल बदल के आपस में चेंज करके इंटरचेंज कर लो, इस वाली को यहाँ ले आओ या इस वाली को यहाँ ले आओ, इन दोनों को चेंज कर लो, फिर यही रूल लगा लो कि 2 में से कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये रूल हमारा चल जाता है 4 टर्म्स के लिए। अच्छा, ऐसी अगर टर्म्स बढ़ती आती है तो ऐसे हम इसमें माइंड लगाते हैं। अगर 5 टर्म हो जाती है फिर मैं बताता हूँ 5 टर्म के लिए, नोट कर लेना वीडियो पोस्ट करके।
तो अगर 5 टर्म आती होती है 3 4 5, तो हम क्या करेंगे, कोई 3 टर्म्स ऐसी देखेंगे, कोई 3 टर्म्स ऐसी हम इसमें चूज करेंगे जो आपस में कोई रिलेशन बना रही हो या लग रहा हो कि इन तीनों में कुछ ना कुछ बन सकता है। तो उन तीनों को अलग लेंगे और 2 को अलग लेंगे। सपोज दैट ये 3 अलग आ रही हैं, सपोज दैट ये y दोनों y की टर्म्स हैं और ये तीनों x की टर्म है, ठीक है। तो हम इन 3 को अलग ले लेंगे, इनको अलग ले लेंगे। या ऐसे भी हो सकता है कि ये 3 मिलकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रही हो, x² - x - 6 और यहाँ पे 3x² + 4x आ रहा हो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हाँ इनका फैक्टर हो सकता है, ठीक है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इनको अलग कॉमन ले सकते हैं, तो वो भी तरीका इसमें चलता है 5 टर्म वाली में, ठीक है। अगर टर्म्स आती है 6 हमारे पास, अगर टोटल 6 टर्म्स हो 1 2 3 4 5 6, तो हम 2 2 में से भी कॉमन ले सकते हैं या 3 3 में से भी कॉमन ले सकते हैं, या आपस में इंटरचेंज करके इसको यहाँ ले जाओ इसको यहाँ ले जाओ, आपस में इंटरचेंज करके भी इनमें से यही रूल हम लगा सकते हैं। इस तरह से ही आगे अगर और टर्म्स बढ़ती हैं तो उनमें देखते रहते हैं क्या होना है क्या नहीं। जब 7 टर्म्स है तो ओड वाली में थोड़ी दिक्कत आती है, उसे पहचानना पड़ता है कौन कौन सी रिलेशन आपस में बना रही है, कौन कौन सी नहीं बना रही है। चलिए खैर इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते, 6 टर्म्स तक के ही आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं आते। चलिए तो हुई कॉमन की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे आइडेंटिटी रिकॉग्नाइजेशन। तो आइडेंटिटी रिकॉग्नाइजेशन के लिए मैंने यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज लिखी है। a² - b², आइडेंटिटी आपको पता है, मैंने बताया था आइडेंटिटी जो है रिवर्स होनी चाहिए दोनों। रिवर्स मतलब आपको लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में भी लर्न होनी चाहिए और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में भी लर्न होनी चाहिए। यानी कि a² - b² की आइडेंटिटी है a + b a - b। ऐसे ही अगर a + b और a - b के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a² - b²। तो दोनों तरफ से याद होनी चाहिए आइडेंटिटी, तभी मैथ को आप ढंग से समझ पाओगे। तो यहाँ पे देखो मैंने आइडेंटिटी लिखी है a + b के होल स्क्वायर की, लेकिन उल्टी लिखी, रिवर्स में लिखी, यानी a² + b² + 2ab = a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो अगर इन सारी आइडेंटिटीज को आप चेक करोगे तो राइट हैंड साइड में जो आइडेंटिटीज लिखी है वो सारी की सारी फैक्टर्स में है। फैक्टर्स मतलब ब्रैकेट्स में है, यानी कि एक खुली टर्म्स है, अलग अलग टर्म्स है, 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, ये 4 टर्म्स हो गई, 1 2 3 4 टर्म्स हो गई, 1 2 2 टर्म्स 1 2 2 टर्म्स 1 2 3 4 टर्म्स। तो ये 4 टर्म्स है और इधर कितनी है, ये पूरी 1 मान जाती है, ये भी पूरी 1 1 1 1, ये पूरी भी 1, ये भी 1 और ये भी 1 मान जाती है, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स एक एक टर्म्स है, यानी कि बहुत सारे टर्म्स को हमने बंद करके एक एक टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से आइडेंटिटीज में फैक्टराइजेशन का यूज, आइडेंटिटीज का यूज करते फैक्टराइजेशन में, क्लियर। तो बस ये पहचान करनी होती कौन सी आइडेंटिटी है कौन सी नहीं है। चलिए लास्ट टॉपिक जो हमारा आता है, लास्ट है हमारा कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है या क्यूबिक पॉलिनोमियल बन रहा है या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है। सपोज दैट ये बन रहा है हमारा x² - x - 12, इसका फैक्टराइजेशन करना हमें, तो हमें दिख रहा है ना तो तीनों में से कॉमन है तो कॉमन रूल नहीं लग रहा, कोई आइडेंटिटी हम इसमें लगा नहीं सकते, कोई भी आइडेंटिटी। ये वाली लगती है वैसे ज़्यादातर, 3 वाली के लिए ये वाली लग सकती है, सेकंड और थर्ड। तो ये भी नहीं है क्योंकि इसमें 2 परफेक्ट स्क्वायर चाहिए मुझे, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, पर ये 12 तो नहीं है। फर्स्ट और लास्ट परफेक्ट स्क्वायर होता है, तब जाके ये आइडेंटिटी लगने के चांसेस होते हैं। ये नहीं है कि पक्का लगेगी, चांसेस होते हैं लगने के, ठीक है ना। तो ये भी रूल नहीं है यहाँ पे। अब उसके बाद हम करना क्या है, तो यहाँ पे हम देखेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे, क्लियर। तो इसके बाद में क्यूबिक अगर आती है, क्यूबिक और क्यूबिक आती भी है एग्जाम में, तो क्यूबिक का सॉल्व करने का तरीका यही है कि क्यूबिक में रिमाइंडर थ्योरम लगा दो आप लोग या फैक्टर थ्योरम से आप लोग उसको कर सकते हो। तो वहाँ पे लिखा रहेगा बाय फैक्टर थ्योरम या बाय रिमाइंडर थ्योरम, अगर नहीं लिखा तो आपकी मर्जी है, कोई भी रूल आप लगा सकते हो उसमें, ठीक है। वैसे रिमाइंडर थ्योरम ज़्यादा बेस्ट रहता है। चलिए तो अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
तो सबसे पहले आपके एनसीईआरटी में ही एग्जाम्पल नंबर 18 है। एग्जाम्पल नंबर 18, तो ये है इसका फर्स्ट पार्ट है 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। ठीक है ना, ये है हमारा 25b²। तो हम देखते हैं तीनों में से कॉमन है कुछ। इन दोनों में से a है पर इसमें a नहीं है, इन दोनों में से b है पर इसमें b नहीं है। नंबर्स में देख लो, 25 में 5 कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है पर इसमें 5 नहीं है, इसमें 7 कॉमन है, 7 कॉमन है पर इसमें 7 नहीं है। यानी कि फाइनली तीनों टर्म्स में से कुछ भी पर्टिकुलर कॉमन नहीं, तो कॉमन रूल नहीं लगेगा। आइडेंटिटीज देख लेते हैं। आइडेंटिटीज 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स में मैंने बताया था कौन सी आइडेंटिटी लगती है, a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लग सकती है। ठीक है, तो इसमें मुझे 2 परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये किसका होल स्क्वायर है, 7a का होल स्क्वायर है। ये लास्ट वाला ये 5b का होल स्क्वायर है, तो हमारे चांसेस बढ़ गए। पक्का नहीं है कि अभी आइडेंटिटी पूरी हो जाएगी या नहीं। अगर ये अब बीच वाला प्लस है, ये साइन प्लस है ना, तो हमने प्लस लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2ab के इक्वल आना चाहिए। किसके, 2ab के इक्वल आना चाहिए 70ab। 2ab मतलब इसका a 7a है और b कौन है इसका 5b। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 2 × 7 × 5b सॉल्व करके अगर 70ab आ गया तो आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाती है, अदरवाइज नहीं होती। ठीक है, तो 5 × 2 = 10, 10 × 7 = 70, 70ab। यस, तो हम इसको, इसका मतलब है 70 क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 7a × 5b। तो हम इसको ये लिख देंगे। तो अब हमारी आइडेंटिटी देखो कंप्लीट हो गई, a² प्लस b² प्लस 2ab। क्लियर। तो फाइनली हम इसको लिख देंगे, आइडेंटिटी हमारी कंप्लीट हो गई। ये +b का होल स्क्वायर बन गया, यानी कि इसको लिख देंगे 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, और ये हमारा फैक्टराइजेशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जी का सेकंड पार्ट है एग्जाम्पल 18 का सेकंड पार्ट। ये है हमारा 25/4 x² - y² 9। कॉमन देख लेते हैं सबसे पहले। 25/4 नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, इधर x है इधर y है, कॉमन तो नहीं है। सेकंड वाला आइडेंटिटीज यस लग सकती है। 2 टर्म्स है, दोनों माइनस में है, तो a² - b² की आइडेंटिटीज में लगने के चांसेस है। ठीक है, तो पहले इसका होल स्क्वायर देख लो, दोनों होल स्क्वायर है नहीं है, यानी कि ये भी होल स्क्वायर है और ये भी होल स्क्वायर है या नहीं है। तो चेक करते, a² - b² की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है a - b × a+b। साइड में मेंशन कर दो, अच्छी बात है, नोट से भी आप मेंशन कर सकते हो आइडेंटिटी साइड में, अभी पता रहेगा कि हमने ये आइडेंटिटी लगाई है। ठीक है, तो ये हो गया 5/2 × x का होल स्क्वायर, हो गया नहीं हो गया, और ये -y/3 का होल स्क्वायर हो गया। तो यस आइडेंटिटी लग गई, a² में b² की आइडेंटिटी लग गई। तो इसमें हो गया a - b और a+b, एक बार माइनस कर दो एक बार प्लस कर दो, तो आ जाएगा 5/2x - y/3, और दूसरे ब्रैकेट में 5/2x + y/3। दिस इज द आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल 21 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4x² + y² + z² - 4xy - 4yz, सॉरी 2yz है, 2yz और प्लस 4zx है। क्लियर। तो अगर मैं देखूँ इसमें तो सीधी सी तुम्हें दिख भी रही होगी, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। माइनस से मत घबराओ, माइनस क्या कह रहा है, माइनस को तो देखना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये तो अपने आप आता है। ये थोड़ा गलत हो गया मेरा, -2। चलिए, तो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ माइनस भले ही आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा है तो वो तो हम देख लेंगे कौन सी टर्म्स में नेगेटिव आ रहा है कौन सी पॉजिटिव। तो वही आइडेंटिटी मुझे लग रही है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो इसको लिखेंगे हम 2x का होल स्क्वायर। अब इसमें ये देखना है जहाँ माइनस आ रहा है इसमें या तो x माइनस है या y माइनस है या z माइनस है। तो ये देख लो माइनस वाली टर्म्स में कौन कौन है, इसमें x y है और इसमें y z है, तो माइनस कौन हो सकता है, y इसमें भी है y इसमें भी है, इसका मतलब y के नेगेटिव होने के चांसेस बन रहे हैं क्योंकि y दोनों में है और वही इसको नेगेटिव कर रहा है। तो इसका मतलब x भी पॉजिटिव है z भी पॉजिटिव है y नेगेटिव है। क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे y है यहाँ पे y है, यही दोनों टर्म्स माइनस हो रही है। स्क्वायर की टर्म्स कभी माइनस नहीं होती तो इनको छोड़ दो। क्यों नहीं होती, क्योंकि मैं इसको अगर वाई स्क्वायर को माइनस वाई का स्क्वायर भी लिख दूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने लिख दिया 2x का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको लिख दूंगा प्लस, देखो माइनस को मैंने प्लस लिख दिया, तो ये माइनस कहाँ जाएगा, ये वाई को दे दूंगा मैं, तो लिख दूंगा 2x इंटू माइनस वाई। समझ में आया क्यों लिखा, क्योंकि मेरा a क्या है 2x, b क्या है माइनस वाई, c क्या है z, तो मैं लिख दिया 2 इंटू ए इंटू बी। क्लियर, तो a की जगह 2x और b की जगह माइनस वाई, और देखो 4xy बन भी रहा है माइनस का। फिर यहाँ पे लिख दूंगा प्लस 2 bc, b कौन है मेरा माइनस वाई, c कौन है मेरा z, तो पॉजिटिव करके देखो नेगेटिव 2yz ही हो रहा है, और लास्ट वाला प्लस 2 इंटू जेड यानी c इंटू 2ca होता है ना 2ca, तो 2ca हो गया, a कौन है 2x, तो ये हो गया, देखो जरा 4zx ही बन रहा है। तो हमारी आइडेंटिटी कंप्लीट हो रही है, तो हम इसको फाइनली बंद कर देंगे 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। क्लियर, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं एग्जांपल नंबर 24। एग्जांपल 24 करते हैं। एग्जांपल 24 है 8x क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब प्लस 36 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 54 एक्स वाई स्क्वायर। कॉमन नहीं है, चेक कर लेना, मैंने कर लिया चेक, मुझे पता है, तो कॉमन तो कहीं नहीं आ रहा, ना दो दो टर्म्स में से, ना तीन तीन में से, या ना एक एक सारी में से। ठीक है, तो आइडेंटिटी चेक करते हैं। ये 2x का होल क्यूब है, ये 3y का होल क्यूब है, तो समझ में आ रहा है। तो ये क्या आइडेंटिटी वो नहीं बन सकती, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, वही नहीं बन रहा, a स्क्वायर b ए बी स्क्वायर, ऐसे नहीं बन रहा। ये कौन सी आइडेंटिटी थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये आइडेंटिटी थी a प्लस बी के होल क्यूब की। तो ये आइडेंटिटी बन रही है, मुझे लग रहा है, मैं इसे बनाने की कोशिश करूंगा पूरी, अगर बन गई तो शायद यही बनेगी। ठीक है, तो चलिए इस आइडेंटिटी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको लिख दूंगा मैं 2x का क्यूब, इसको लिख दूंगा 3y का क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, प्लस, अब इनको नहीं देख रहा मैं, अपनी तरफ से लिखूंगा 3a स्क्वायर भी लिखूंगा, तो 3a स्क्वायर, a कौन है मेरा 2x स्क्वायर, b कौन है मेरा 3y, और चेक कर लूंगा 36 के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा, तो 3 इंटू 3 9, और 9 इंटू ये 2 का स्क्वायर 4, तो 9 4 तो 36, यस आ जाएगा। तो इसका मतलब आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट लिखूंगा प्लस 3ab स्क्वायर, 3a कौन है मेरा 2x इंटू b कौन है मेरा 3y स्क्वायर। ठीक है, तो चेक कर लो जरा, 3 इंटू 2 6, और 6 3 3 जा 9, 6 9 जा 54, ये कंप्लीट आइडेंटिटी हो गई। तो हम इसी तरह से इसको लिख देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा a प्लस बी का होल क्यूब, a कौन है 2x और b कौन है 3y, इसका होल क्यूब हमारा ये बन गया, ये फाइनल आंसर। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन होता है। क्लियर, चलिए लास्ट आइडेंटिटी मेरी ये है, मेरी क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज में, इसी एक्सरसाइज में 2.5 में। तो ये क्वेश्चन है 27y क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। कॉमन तो नहीं आ रहा है, तो चेक कर लिया। अब इसमें आइडेंटिटी देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3y का क्यूब, ये हो जाएगा हमारा 5 जेड का क्यूब। आइडेंटिटी कौन सी लग सकती है,
अब इसमें तो 2 ही टर्म है, दोनों का अलग अलग क्यूब है, नीचे प्लस का साइन है, तो चेक करोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी से लग सकती है। ठीक है, जो आइडेंटिटी मैंने लिखवाई है वो उसी तरह से नोट करनी है जैसे मैंने लिखवाई है। तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि इसकी आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी मैंने लिखवाई है, वैसे बी स्क्वायर पहले लिखवा रखा मैंने, कोई बात नहीं। एक्चुअल आइडेंटिटी होती है, मतलब स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। तो इसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे ए क्या है 3y और बी क्या है 5z, इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दो तो आ जाएगा 3y प्लस 5z, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3y का स्क्वायर। ऐसे नहीं करना जैसे मैंने लिख दिया, ये गलत है। आप क्या करोगे, इसको ब्रैकेट में लिखोगे ऐसे, माइनस ए बी यानी कि 3y इंटू 5z और प्लस बी स्क्वायर 5z का होल स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसको बस खोल दो, इसको तो ऐसे रखेंगे 3y प्लस 5z और इसको खोल देंगे 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर होता है, माइनस 3 5 15yz हो गया और प्लस 25z स्क्वायर हो गया। दिस इज आंसर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन सारे क्वेश्चंस को फैक्टराइज करेंगे जितने भी है। एक्सरसाइज 2.5 आपको कंप्लीट करनी है। जो क्वेश्चंस कल मैंने होमवर्क के लिए दिए थे वो आप लोगों ने कर लिए होंगे आई होप। तो जो बचे क्वेश्चन है, रिमेनिंग क्वेश्चन है जितने भी, वो आपको करने हैं 2.5 के क्वेश्चंस। ठीक है, फोटो मैंने क्लिक करके भेज दी थी, वैसे आज फिर से सेंड कर दूंगा क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों ने डिलीट कर दी हो करने के बाद में, तो मैं आज फिर से होमवर्क की फ़ोटो सेंड कर दूंगा आपको। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे आपको करने हैं और अपना अपना होमवर्क सभी स्टूडेंट्स सेंड करेंगे। ठीक है ना।